हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स के हम बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं कि सेट जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, किस चीज़ को हम बोलेंगे कि ये एक सेट है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कभी कभी बोलते हैं कि सेट ऑफ क्लॉथ, है ना, एक क्लॉथ का सेट बोलते हैं। यानी मतलब उसमें क्या होते हैं, हमारे पहनने की चीज़ें होती हैं। यानी मतलब सेट जो होता है वो एक तरीके का ग्रुप होता है। ठीक है, तो सेट जो होगा वो किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। हमारे डेली लाइफ में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो सेट नाम से ही हमको पता चलता है कि सेट जो है वो किसी भी आइटम का या ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेट के बारे में यानी मतलब बात करने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हमारे पास सेट जो होता है वो एक तरीके से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या थिंग कह सकते हैं, या एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अक्सर हम उसको एलिमेंट बोलते हैं, उसी ऑब्जेक्ट या थिंग को। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कि सेट होता क्या है। तो सेट is a well defined collection of object। ठीक है, यानी मतलब कोई भी सेट तब बोला जाएगा जब वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड सेट होगा। ठीक है, कलेक्शन होगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं सेट्स। जैसे मान लो एक हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक हमारे पास सेट है ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये एक ग्रुप होगा। ग्रुप में कौन कौन से नंबर आएंगे, ग्रुप में नंबर आएंगे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। ये जो 5 एलिमेंट हैं, 5 जो नंबर हैं, यही इसके एक तरीके से इन्हीं का कलेक्शन होगा ये। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके का हम इसको सेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिवर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में जो रिवर हैं वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ रिवर होंगी, है ना। यानी मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई रिवर का नाम बताते हैं और वो जो होगा वो इंडिया से बाहर का हो, है ना। यानी मतलब हमारे पास जो भी कलेक्शन होगा रिवर का वो एकदम फिक्स होगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रिवर इंडिया में है वो इंडिया में है, वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो कलेक्शन हम चूज करते हैं वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम एक ऐसे कलेक्शन के बारे में बात करें जो कि वेल डिफाइन ना हो। जैसे मान लो कि आपके स्कूल में या फिर आप ही की क्लास में अगर हमको चूज करना हो कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है। ठीक है, तो हम किसी के टैलेंट को अलग अलग बेसिस पर हम बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स में पढ़ने में अच्छा होगा, कोई हिस्ट्री में अच्छा होगा, है ना। तो इस तरीके से उसके सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होगा हर स्टूडेंट का। तो वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में टैलेंटेड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसके टैलेंट को स्पेसिफाइड नहीं कर पाएंगे, एकदम सही तरीके से एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता पाएंगे कि कौन स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, तो अगर हमको टॉप 5 टैलेंटेड स्टूडेंट की लिस्ट बनानी हो तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज होने का मतलब ये है कि अगर उसको अलग अलग लोगों को ये काम बोला जाए कि तुम 5 टॉप स्टूडेंट के नाम दो, तो हो सकता है कि उसमें कुछ लोग होंगे जो दूसरे बच्चों का नेम दे देंगे और कुछ लोग होंगे जो दूसरे स्टूडेंट का नेम देंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो सेट होगा मोस्ट टैलेंटेड, वो एक तरीके से वेल डिफाइन नहीं होगा। यानी मतलब उसमें फिक्स
एलिमेंट नहीं होंगे, उसमें चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो उसको हम सेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हम एग्जांपल दे रहे हैं कि ऑड नंबर लेस देन 10, तो 10 से जो भी लेस देन ऑड नंबर है वो केवल यही 5 नंबर्स हैं, है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो है, ये कलेक्शन जो है ये एकदम वेल डिफाइन है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 9 जो है बाहर जा सकता है या फिर 11 अंदर आ सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 से लेस देन जो भी ऑड नंबर है वो सब यही है ना। इंडिया के जो रिवर हैं वो कुछ फिक्स रिवर ही होंगे, है ना। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई रिवर इंडिया में हो और उसके बाद वो इस सेट से बाहर हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा सेट होगा वो एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं मैथमेटिकल सेट्स के बारे में। ठीक है, यानी मतलब कुछ हम एग्जांपल मैथ्स के सेट का ले लेते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमारा एग्जांपल जो होगा वो हम ले सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सभी लोग जानते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है कि इसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब भी हम एन से डिनोट करेंगे यानी मतलब इसको हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एन जो है इसमें क्या होगा, ये एक सेट हो सकता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो होगा एक मैथमेटिक्स का सेट है। ठीक है, दूसरा एक हम सेट लेते हैं इंटीजर्स का सेट। तो इंटीजर का सेट जो होगा वो भी फिक्स होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं जेड सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि इंटीजर का जो सेट है वो बदल सकता है, वो एकदम वेल डिफाइन होगा। ठीक है, उसमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे जो कि उसी में लाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बाहर लाई करें उसके, या फिर कोई ऐसा सेट हो जो बाहर हो उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो ऐसे कुछ और जो मैथमेटिकल सेट हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक हमने देखा कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, फिर एक है जो इंटीजर है उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दूसरा एक है रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम क्यू से लिखते हैं, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगला जो है एक है हमारा आर से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है रियल नंबर। ठीक है, तो आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऐसे ही जेड से इंटीजर होता है। अगर हम जेड प्लस लिखते हैं इस तरीके से, तो हम कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी जेड प्लस लिखा हो तो इसका मतलब है ये जो है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात की जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे ही अगर क्यू प्लस लिखा गया है, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आर प्लस लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो होगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि अगर हम जेड प्लस लिख रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा,
अगर क्यू प्लस लिखते हैं तो ये जो होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही आर प्लस लिखते हैं तो ये रियल नंबर जो होगा पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पर नेगेटिव या माइनस का साइन लगाते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको आप लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है कभी कभी हम मैथमेटिक्स में ऐसे ही एक सिंबल जैसा लिख देंगे और उसके बाद हम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अभी हम सेट के बेसिक रिप्रेजेंटेशन की बेसिक सेट के बारे में बात कर रहे हैं थे, है ना, कि सेट जो होता है वो क्या होता है, और कुछ एग्जांपल भी देखे कि मैथमेटिकल सेट कौन कौन से हैं, डेली लाइफ में यूज होने वाले सेट कौन से हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम सेट के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में। ठीक है, तो सेट जो होता है उसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, पहला तरीका जो है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट जो होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। कहने का मतलब है रोस्टर या टेबलर से हमको समझ में आता है कि किसी चीज़ का टेबल बना देना, है ना। ये टेबल करने का मतलब, टेबल बनाने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को लिस्ट बना देना, है ना, लिस्ट में लिखना, उसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो उसके हम एलिमेंट, यानी मतलब जो भी उसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी उसमें एलिमेंट होते हैं या मेंबर होते हैं, उसकी हम लिस्ट बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। इसका भी एक स्पेसिफिक तरीका है जिसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका मान लेते हैं, एक हमारे पास सेट है जो कि बोला जा रहा है कि कुछ कोई एक नंबर है 42। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 42 और उसी 42 नंबर को डिवाइड करने वाले जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन्हीं का सेट है। ठीक है, तो हम इसको एक नंबर से एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी कैपिटल अल्फ़ाबेट। लेट सपोज हमारे पास एक सेट है ए। ठीक है, और सेट ए जो है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट होंगे जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 42 को जो भी नंबर हैं वो डिवाइड कर देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, और वो भी करली ब्रैकेट। उसके बाद में इसके अंदर में हम जितने भी एलिमेंट हैं जो भी 42 को डिवाइड करते हैं उसको हम लिस्ट बनाकर लिख लेंगे। तो इसको 42 के डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर जो हैं, एक है 1, उसके बाद 2 भी है जो कि 42 को डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड कर देता है, और 6 डिवाइड करता है, और उसके बाद में डिवाइड करता है 7, और 14 भी 42 को डिवाइड करता है, और 21 डिवाइड करता है, और 42 खुद भी 42 को डिवाइड करता है। तो ये जो नंबर हैं ये सभी 42 को डिवाइड करते हैं। तो हम इस तरीके से ए इक्वल और इस तरीके से करली ब्रैकेट में कॉमा से सेपरेट करते हुए उसके एलिमेंट को लिखते हैं। तो हम बोलते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, इस मेथड को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो कभी भी सेट जो है इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये जो सेट है ये रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान देना है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते वक्त जब भी हम सेट का नेम लिखेंगे, कुछ भी सेट का नेम देते हैं, वो नेम जो होता है कैपिटल अल्फ़ाबेट में ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो इसको हमें रिप्रेजेंट करना हो इसके एलिमेंट को, तो हम यहाँ पर इसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर में दिखाते हैं। ठीक है, लेट सपोज इसमें हमको एलिमेंट को अगर हम एक्स सपोज करते हैं तो एक्स जो होगा वो कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब रोस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में जो भी हम एग्जांपल लेते हैं, जो भी नेम रखते हैं सेट का, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करते हैं दूसरा मेथड जो है सेट को रिप्रेजेंट करने का, जो कि है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि हम जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम एक तरीके से सभी की एक प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सभी एलिमेंट में पाई जाती है, और उसी प्रॉपर्टी से हम उस सेट को डिफाइन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं इसको ज़रा सा देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस सेट का अपना एक नेम रखेंगे, जैसे कि हम रोस्टर फॉर्म में रखे थे इस तरीके से, और उसके बाद में हम उसको इक्वल लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में उसकी डेफिनीशन। जिस भी डेफिनीशन को वो सेटिस्फाई करता है उसके सभी एलिमेंट जो होंगे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डेफिनीशन नहीं होगा जिसके अंदर वो सेटिस्फाई हो रहे हों, ठीक है। उसकी यूनिक डेफिनीशन हम फाइंड करते हैं सभी एलिमेंट के लिए। तो लेट सपोज हम इसी का एग्जांपल लेते हैं। इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में अगर चेंज करके लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो एक्स होंगे। लेट सपोज हमारे पास इसके जो एलिमेंट हैं वो एक्स हैं, और इस तरीके से हम डबल डॉट लगाएंगे, कॉलन का साइन लगाएंगे, है ना। और इस कॉलन का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। इस कॉलन का मतलब होता है कि सच दैट, और उसके बाद में हम x को डिफाइन करेंगे कि इसके जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है। तो x जो होगा यानी मतलब इसके एलिमेंट जो हैं वो उनकी क्या प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखो इनकी क्या प्रॉपर्टी है इसके एलिमेंट की। इसकी यही प्रॉपर्टी है कि ये 42 को डिवाइड कर रहे हैं, और ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 42 को डिवाइड करें इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x इज नेचुरल नंबर, x जो है वो नेचुरल नंबर है which divides 42, ठीक है। 42 को ये डिवाइड करता है, ऐसा जो सेट है इसको हम बोलेंगे कि ये जो होगा ये सेट ए होगा, ठीक है। और इसको जो है हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो होगा इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि सभी को हम इस तरीके से सभी एलिमेंट को मैनुअली लिख डालते हैं, और उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि इसमें हम सभी एलिमेंट को नहीं लिखते हैं बल्कि सभी एलिमेंट की कुछ एक प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं जो कि एकदम सेटिस्फाई कर रहा हो उसके सभी एलिमेंट को, और उसके बाद में हम उसको इस तरीके से डेफिनीशन जैसा बना करके लिख देते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो कॉलन लगा है इसका मतलब होता है सच दैट। इसको हम पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ठीक है। तो अब 42 को डिवाइड करने वाले जितने भी एलिमेंट हैं सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। सभी नंबर इसमें आ जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर 42 को डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअल में हम दोनों में सेम सेट की ही बात कर रहे हैं, बस इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, तरीका है, वो दोनों का अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके के बारे में देखा, ठीक है। तो अभी हम सेट के बेसिक डेफिनीशन और कुछ मैथमेटिकल सेट के बारे में डिस्कस किए। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के बारे में लगभग चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, बोला जा रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया गया है उसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और ये हो जाएगा, पहले ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, इक्वल 0। तो हम इसको स्प्लिट करते हैं और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0,
ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें कॉमन ले लेते हैं x, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर -1 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा x प्लस 2 और इक्वल होगा 0। तो यहाँ पर हमें मिला एक ब्रैकेट में x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में मिलता है हमको x प्लस 2 इक्वल 0। ये सब हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पर जो है x माइनस 1 यानी मतलब x इक्वल एक वैल्यू हो जाएगी x इक्वल 1, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी x इक्वल -2। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यू मिल गई है। यानी मतलब इस सेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा रोस्टर फॉर्म में तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस सेट को हम S नाम दे देते हैं अगर मान लो, तो ये सेट जो होगा इस तरीके से लिखा जाएगा सेट S इक्वल, और उसके बाद हम इसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे और इसमें जो वैल्यू आई है वो क्या आया है 1 एंड -2। तो कॉमा में सेपरेट करके इस तरीके से दोनों एलिमेंट लिखेंगे और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिया गया है राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारे पास एक सेट दिया गया है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हमें चेंज करना है और लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कोई सिंबल लेते हैं अल्फ़ाबेट का। ठीक है। कैपिटल अल्फ़ाबेट लेंगे और उसके बाद उसको इक्वल लगाएंगे और इस तरीके से हम करली ब्रैकेट बनाएंगे और इसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उसको हम लिस्ट बनाकर लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर है, यानी मतलब ये मोर देन 0 होगा। ठीक है। और उसके बाद में बोला जा रहा है कि ये एक्स स्क्वायर जो है 40 से कम होगा, यानी मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं 1 से लेकर और देखते हैं कि कौन कौन से नंबर होंगे जो कि 40 से कम आएंगे। ठीक है। जिसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 आएगा, यानी मतलब 1 जो होगा इस सेट का मेंबर होगा। उसके बाद 2 जो होगा 2 का स्क्वायर 4 है, दैट इज लेस देन 40, तो यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। ऐसे ही 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा और 7 जो है वो नहीं होगा। 6 6 या 36, दैट इज लेस देन 40, लेकिन 7 से बन जाओ 49, दैट इज मोर देन 40। तो 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें यहाँ पर 6 तक ही नंबर मिलेंगे, यानी मतलब इसके जो मेंबर हैं, इसके जो एलिमेंट हैं इस सेट के वो होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। तो ये जो होगा ये है रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करके इस तरीके से राइट कर सकते हैं और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल दिया गया है राइट द सेट। एक सेट दिया गया है, सेट जो है वो दिया गया है यहाँ पर हमारे पास इसको रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। तो इसमें एलिमेंट है 1 4 9 16 25 और उसके बाद डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज, ये हैं इसके एलिमेंट। और उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको हमें रोस्टर फॉर्म में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। ठीक है। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे ए इक्वल करली ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद में हम इसके एलिमेंट को x सपोज करते हैं। x के प्लेस पर हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम a सपोज कर सकते हैं, y z कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसको हमें स्मॉल लेटर में ही रखना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x, और यहाँ पर देख सकते हैं हम एक कॉमन प्रॉपर्टी इसमें फाइंड कर सकते हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना। 1 का स्क्वायर 1 होगा, उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर
ये सभी नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं। तो हम लिख सकते हैं x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने की ये है कि यहाँ पर देखो 3 डॉट लगे हैं। 3 डॉट लगने का मतलब है ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये 25 तक ही है, इसके बाद में 36 भी होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे जा रहे हैं और जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी के स्क्वायर लिखे गए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इस तरीके से 3 डॉट लगा रहे, इसका मतलब इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कोई लिमिट रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है 5 के स्क्वायर तक ही है ना। इसके बाद में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी के स्क्वायर इसमें इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये जो होगा इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है सेम क्वेश्चन है, बस केवल इसमें नंबर चेंज किया गया है। एग्जांपल नंबर 4 बोला जा रहा है कि राइट द सेट और यहाँ पर भी जो सेट है उसको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है 1/2, उसके बाद दिया गया है 2/3 और उसके बाद 3/4, फिर उसके बाद दिया गया 4/5, फिर 5/6, फिर उसके बाद 6/7, इस तरीके से, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अब हमें इसमें सबसे पहला काम क्या है कि इसमें फाइंड करना है कि इसमें यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, जो कि हर जगह फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, है ना। अब एक्स को हम यहाँ पर एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एक्स को बताएंगे कि एक्स को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर एक्स की क्या डिफिनीसन है, क्या जो रूल है यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो है नेचुरल नंबर दिया गया और नीचे जो है नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दिया जा रहा है, यानी मतलब जो भी है यहाँ पर जो भी नंबर हम ऊपर लिख रहे हैं उससे एक ज़्यादा नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्स क्या है बन रहा है, ये जो एक्स यानी मतलब एलिमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पर एक नंबर है एन जो कि नेचुरल नंबर है, उसके अपॉन में जो है वो क्या बन रहा है, एन में 1 ऐड कर दिया जा रहा है, यानी मतलब हम लिख सकते हैं n+1। तो यहाँ पर रूल जो है वो क्या बन रहा है, n/n+1। और हमें बताना पड़ेगा कि n जो है वो क्या है, n यहाँ पर नेचुरल नंबर है और एक और शर्त है, ये नेचुरल नंबर जो है वो 6 तक ही है, अप टू 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद अब हम बताएंगे n को भी, n क्या है, ठीक है। तो n को लिखेंगे कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, n इज अ नेचुरल नंबर। और उसके बाद में अभी एक और चीज़ बतानी बाकी है, वो क्या है कि ये जो नेचुरल नंबर है ऊपर जो लिखा गया है ये 6 तक ही है, 1 to 6, यानी मतलब n जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या फिर n 1 के इक्वल होगा। और साथ ही साथ 6 से स्मॉल भी है और 6 के इक्वल भी है, यानी मतलब हम इस तरीके से साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 6। इसका मतलब होता है कि n जो है वो 1 से लार्जर है, ये लार्जर का साइन हो गया। और ये अगर नीचे इस तरीके से लगा देते हैं इसका मतलब इक्वल भी है, यानी मतलब इक्वल तक, यहाँ पर 1 जो है 1 के इक्वल भी हो सकता है और 1 से लार्जर भी है। और यहाँ पर 6 जो है 6 n जो है वो 6 से छोटा है, स्मॉलर है, और साथ ही साथ n जो है वो 6 के इक्वल भी है। तो इस तरीके से हम इसको इसकी लिमिट बता देते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है ये एकदम
एकदम सही डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी रोस्टर फॉर्म में अगर सेट को दिया गया है तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। तो क्वेश्चन है कि राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हमें सॉरी रोस्टर फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म होगा। ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में पहले से दिया गया है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे कोई भी अल्फ़ाबेट और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। और अब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कि एक्स क्या है। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर और साथ ही साथ क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 3 भी है ना, मल्टीपल ऑफ 3। और इसकी खासियत ये भी है कि ये 12 तक ही है, यानी मतलब इससे 12 के इक्वल है या फिर 12 से छोटा है। यानी मतलब कह सकते हैं इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे इसको हम डिफाइन किए थे कि ये 3 के इक्वल भी हो सकता है ना, और साथ ही साथ ये 12 के इक्वल भी हो सकता है और उससे स्मॉलर भी हो सकता है, ठीक है। यानी मतलब 12 से लार्जर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है।